वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर हमारा चल रहा है नेशनल इनकम, जिसमें हम लोग 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, इफ द रियल जीडीपी इज ₹500 एंड प्राइस इंडेक्स बेस इज इक्वल टू 100, इसका गिवन है, इज 125, कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी। और ये क्वेश्चन 2015 में आ चुका है 3 मार्क्स का। यहां पर हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि प्राइस इंडेक्स का मतलब ही यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर होता है, जिसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। जहां पर जीडीपी डिफ्लेटर की जगह पुट किया जाएगा 125, नॉमिनल जीडीपी हमें निकालना है, उसको एज इट इज पुट करेंगे। रियल जीडीपी क्वेश्चन में गिवन है 500 रुपीज, उसको पुट करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 125 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 और इसको डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि इधर से जब ये 100 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू के, तो ये नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से इक्वेशन हमें कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाई 500 डिवाइडेड बाई 100, जिसे सॉल्व करने पर आंसर आना चाहिए 625। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, इफ द रियल जीडीपी इज ₹400 एंड नॉमिनल जीडीपी इज ₹450, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। बेस इज इक्वल टू 100 गिवन है, बेस हमेशा 100 ही होता है प्राइस इंडेक्स का, जिसका मतलब है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। जहां पर नॉमिनल जीडीपी क्वेश्चन में गिवन था 450 और रियल जीडीपी गिवन है 400। इसे पुट करेंगे इसके नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करने पर आंसर आएगा 112.5। Question number 83, if the nominal GDP is ₹600 and price index is 120, base हमेशा 100 ही होता है, कैलकुलेट रियल जीडीपी। इस बार हमें नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करना है रियल जीडीपी में, तो यहां पर भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। जहां पर जीडीपी डिफ्लेटर क्वेश्चन में गिवन है 120, नॉमिनल जीडीपी वो भी क्वेश्चन में गिवन है 600 और रियल जीडीपी हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रियल जीडीपी इधर जाकर ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहां पर तो डिवाइड में है, लेकिन इधर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, और 120 इसके नीचे आ जाएगा 600 के, जिसकी वजह से ये इक्वेशन हमें इस प्रकार की देखने को मिलेगी। रियल जीडीपी इज इक्वल टू 600 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाई 100, जिसे सॉल्व करने पर आंसर आएगा रियल जीडीपी इज इक्वल टू 500। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इस सेशन में, वो सब क्वेश्चंस डिफेंड और रिफ्यूट वाले होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसके आगे आगे हमें यही करना है। डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट यस और नो विद रीजन। डिफेंड का मतलब है कि हम लोग इस बात का पक्ष लेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी जाएगी, और अगर हम लोग उस बात का पक्ष ले रहे हैं तो हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे यस से, कि हम इस बात से सहमत हैं, और अगर हम लोग इस बात से सहमत नहीं हैं तो हम लोग लिखेंगे नो, यानी कि हम लोग कर रहे हैं रिफ्यूट। पॉइंट नंबर ए, नेशनल इनकम इज अ स्टॉक कंसेप्ट। यह बात गलत है, इसलिए हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे नो से। नो, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम। नेशनल इनकम को हमेशा समय के आधार पर मेजर किया जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर बी, नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। यह बात भी गलत है,
तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे नो, क्योंकि नेशनल इनकम हमेशा बड़ी नहीं होती है डोमेस्टिक इनकम से। नेशनल इनकम केवल तभी बड़ी होगी डोमेस्टिक इनकम से जब एनएफआईए पॉजिटिव होगा। अगर एनएफआईए नेगेटिव है तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और यहां लिखा है ऑलवेज, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। पॉइंट नंबर सी, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑलवेज इंप्लाइज इंक्रीज इन डोमेस्टिक इनकम। यानी कि अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि डोमेस्टिक इनकम भी बढ़ेगी। यह स्टेटमेंट भी गलत है, नो, क्योंकि नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। नेशनल इनकम कैन बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम, यानी कि नेशनल इनकम कम भी हो सकती है डोमेस्टिक इनकम से इन केस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज अ नेगेटिव नंबर। यानी कि जरूरी नहीं है कि नेशनल इनकम बढ़ रही है तो डोमेस्टिक इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर एनएफआईए नेगेटिव है तो हमें देखने को मिलेगा कि नेशनल इनकम तो बढ़ रही है लेकिन डोमेस्टिक इनकम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट यस और नो विद रीजन। पॉइंट नंबर ए, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा नहीं हो सकती नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभार नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा तब होती है जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें देखने को मिले पॉजिटिव, लेकिन अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेगेटिव हैं तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इसलिए हमने लिखा यहां पर नो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड बाय द एनआरआईज आर अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम। रेमिटेंसेज नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते हैं, और यहां पर लिखा है कि होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो यहां लिखेंगे नो, बिकॉज रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड बाय द एनआरआईज आर ट्रांसफर पेमेंट्स। रेमिटेंसेज का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था। रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश का कोई रेजिडेंट विदेश में रहता है और वहां से वो अपने परिवार को कुछ पैसा भेज रहा है खर्चा पानी के लिए, तो ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम कहलाएगी, और जो व्यक्ति भेज रहा है उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगी। और ट्रांसफर इनकम हो या ट्रांसफर पेमेंट हो, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 86, डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट यस और नो विद रीजन। पॉइंट नंबर ए, एक्स माइनस एम, जिसका मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एनएफआईए से कोई संबंध नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि एनएफआईए का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद फैक्टर इनकम्स। पॉइंट नंबर बी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैन अकर इवन व्हेन नेट इन्वेस्टमेंट इज जीरो। यानी कि हो सकता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई दे लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकता है अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल है डेप्रीसिएशन के, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम लोग माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन तब आएगी नेट इन्वेस्टमेंट, और अगर डेप्रीसिएशन इक्वल है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के तो वहां पर नेट इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीसिएशन। अगर डेप्रीसिएशन को हम लोग इधर रखेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, और अगर डेप्रीसिएशन इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और इस इक्वेशन में अगर डेप्रीसिएशन इक्वल है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के तो इसका मतलब नेट इन्वेस्टमेंट जीरो होगा। देयरफॉर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैन अकर इवन व्हेन नेट इन्वेस्टमेंट इज जीरो। तो यह स्टेटमेंट सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट यस और नो विद रीजन। पॉइंट नंबर ए, डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली फैक्टर इनकम्स। यस, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम हो या फिर नेशनल इनकम हो, उनमें केवल फैक्टर इनकम्स को ही शामिल किया जाता है। नेशनल इनकम में हम लोग वो फैक्टर इनकम देखते हैं जो रेजिडेंट्स ने अर्न की है, और डोमेस्टिक इनकम में वो फैक्टर इनकम का टोटल किया जाता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पैदा हुई है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, इन दोनों में केवल और केवल फैक्टर इनकम्स को ही शामिल किया जाता है और कुछ नहीं। पॉइंट नंबर बी, मार्केट प्राइस इंक्लूड्स द इंपैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बट नॉट ऑफ सब्सिडीज। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मार्केट प्राइस पर दोनों का असर पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी और सब्सिडीज का भी। क्योंकि मार्केट प्राइस निकलती ही तब है जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट में ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और यहां पर लिखा है केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस का ही असर पड़ेगा मार्केट प्राइस पर, सब्सिडीज का नहीं। ऐसा नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से मार्केट प्राइस बढ़ती है, लेकिन सब्सिडीज की वजह से मार्केट प्राइस कम हो जाती है। इसलिए दोनों चीजों का असर पड़ेगा। तो यहां पर आंसर लिखेंगे नो, मार्केट प्राइस इंक्लूड्स द इंपैक्ट ऑफ बोथ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस रेज द मार्केट प्राइस व्हाइल सब्सिडीज लोअर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट यस और नो विद रीजन। पॉइंट ए, ऑब्सोलेसेंस इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर ही बताएंगे कि बात तो सही है, लेकिन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड नहीं। यस, बट ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्योंकि अगर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस हुआ तो वो कहलाएगा कैपिटल लॉस। पॉइंट नंबर बी, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज अ फ्लो कंसेप्ट। यह गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन को हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर किया जाता है। तो ये स्टॉक कंसेप्ट होगा, यह फ्लो कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट यस और नो विद रीजन। पॉइंट नंबर ए, नेट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इंप्लाइज एन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। यह स्टेटमेंट सही है, तो यहां लिखेंगे यस, नेट इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इंप्लाइज इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट जब निकाली जाती है तो डेप्रीसिएशन को माइनस कर दिया जाता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है कि हमारी इकोनॉमी में कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं होता, यानी कि डेप्रीसिएशन शामिल नहीं होता। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर बी, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स। यह बात तो गलत है, क्योंकि मिक्स्ड इनकम में केवल फैक्टर इनकम्स ही शामिल होती हैं, ट्रांसफर इनकम्स या ट्रांसफर पेमेंट्स शामिल नहीं होती हैं। नो, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम्स, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। पॉइंट नंबर सी, सैलरीज टू इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड आर अ पार्ट ऑफ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यह इनकम अर्न की गई है इंडियन एम्बेसीज से, और जो इनकम इंडियंस ने अर्न की है और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही अर्न की है, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं कहलाएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तब कहलाएगा जब इंडियन एम्प्लॉयज डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से इनकम को प्राप्त करें, और यह इनकम इंडियन एम्प्लॉयज के द्वारा प्राप्त की गई है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि इंडियन एम्बेसी से ही प्राप्त की गई है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90।
डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट येस और नो विद रीजन. पॉइंट नंबर ए, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट कंपनीज इन इंडिया आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक इनकम. ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर जो इनकम अर्न की गई है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की गई है. इन इंडिया अर्न की है इनकम, किसने अर्न की है? नॉन रेजिडेंट्स ने. तो यह डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, और यहां पर लिखा है कि नहीं है ये इनकम का पार्ट. तो इसलिए हम लोग आंसर लिखेंगे नो, इट इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज नॉन रेजिडेंट कंपनीज आर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. क्योंकि भले ही ये इनकम अर्न की गई है नॉन रेजिडेंट कंपनीज के द्वारा, लेकिन ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की गई है, तो यह डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी. पॉइंट नंबर बी, इनकम इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड एज पेंशंस आर अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम होती है और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता. पॉइंट नंबर सी, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम. यह बात भी गलत है. सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये बात प्रिकॉशंस में भी आपको बताई गई है कि इन्हें नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, ना ही डोमेस्टिक इनकम में, और यहां पर लिखा है कि किया जाता है. इसलिए ये स्टेटमेंट भी हो गई गलत. नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम बिकॉज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम. दोनों में ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को शामिल नहीं किया जाता. नेक्स्ट 91, डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट येस और नो विद रीजन. पॉइंट नंबर ए, इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंप्लाइज इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. यह स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि नेशनल इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ा ही होगा. यहां लिखेंगे यस बिकॉज नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर. पॉइंट नंबर बी, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूड्स कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट. यानी कि रिटायरमेंट के बाद अगर एम्प्लॉइज को पेंशन मिल रही है तो वो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में शामिल किया जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है. तो यहां लिखेंगे यस. कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस पेमेंट इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्लस पेंशन ऑन रिटायरमेंट एटसेट्रा. तो पेंशन जो भी मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट वो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट कहलाएगा. पॉइंट नंबर सी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFIA इज जीरो इन केस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट. यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट के बराबर है तो नेट एक्सपोर्ट जीरो होगा, NFIA जीरो नहीं होगा, क्योंकि NFIA का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से कोई लेना देना ही नहीं होता. NFIA का संबंध केवल फैक्टर इनकम से होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. यहां पर भी लास्ट में फिर वही बात कही गई है, इट हैज नथिंग टू डू विथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स. क्वेश्चन नंबर 92, डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट yes or no with reason. Point number A, final goods must finally be consumed by the households. यानी कि फाइनल गुड्स को केवल कंज्यूम किया जाता है हाउस होल्ड्स के द्वारा. नहीं, ऐसा नहीं है. तो ये बात भी गलत हो गई, क्योंकि फाइनल गुड्स को प्रोड्यूसर्स भी कंज्यूम करते हैं. जैसे कि अगर एक प्रोड्यूसर ने एक मशीन खरीदी है तो वो भी फाइनल गुड ही कहलाएगा. तो फाइनल गुड्स को केवल हाउस होल्ड ही नहीं, प्रोड्यूसर्स भी कंज्यूम करते हैं. पॉइंट नंबर बी, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स कैपिटल गुड्स ओनली. कैपिटल फॉर्मेशन में केवल कैपिटल गुड्स को शामिल किया जाता है. यह बात गलत है, क्योंकि कैपिटल गुड्स का मतलब हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और कैपिटल फॉर्मेशन में
इसके अलावा चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड होता है, क्योंकि फॉर्मूला जो आपको पढ़ाया गया था वो पढ़ाया गया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि यहां पर केवल कैपिटल गुड्स लिखा है। अगर कैपिटल गुड्स के साथ साथ यहां पर यह भी लिख दिया जाता कि चेंज इन स्टॉक भी शामिल होता है तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 93, डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट यस और नो विद रीजन। पॉइंट नंबर ए, अ काइंड ऑफ गुड्स यूज्ड एज इंटरमीडिएटरी गुड्स कैन नेवर बी फाइनल गुड्स। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में यूज किए जाते हैं वो फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है शुगर का। अगर शुगर को इस्तेमाल किया जा रहा है एक हाउस होल्ड के द्वारा तो वो फाइनल गुड होगा, लेकिन अगर वही शुगर यूज किया जा रहा है कैंडी मेकर के द्वारा तो वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। कोई भी गुड ना फाइनल होता है ना इंटरमीडिएट, बल्कि डिपेंड करता है उसके एंड यूज पर कि उसे इस्तेमाल कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। पॉइंट नंबर बी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स नेवर चेंजेस। यह बात भी गलत है, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जिसका इनकम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट चेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट यस और नो विद रीजन। पॉइंट नंबर ए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू चेंज इन स्टॉक एंड इज देयरफॉर अ स्टॉक वेरिएबल। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब चेंज इन स्टॉक होता है, लेकिन ये स्टॉक वेरिएबल नहीं होता, क्योंकि यहां पर चेंज वर्ड लग गया। और स्टॉक में अगर चेंज देखा जा रहा है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा जाएगा, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। स्टॉक को देखा जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन चेंज इन स्टॉक हमेशा ओवर द पीरियड मेजर किया जाता है, तो यह हो जाएगा फ्लो कंसेप्ट। पॉइंट नंबर बी, मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। यह बात भी गलत है। केवल फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, और यहां लिखा है कि दोनों को शामिल किया जाता है, तो यह स्टेटमेंट भी हो गई गलत। और यहां बताएंगे ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 95, डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट यस और नो विद रीजन। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज डज नॉट इन्वॉल्व एनी पेमेंट टू अदर्स। ये बात तो सही है। आगे लिखा है अकॉर्डिंगली इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, लेकिन ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि भले ही इम्प्यूटेड रेंट हमें किसी को पे करना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा खुद का मकान होता है, उसमें हम लोग खुद ही रह रहे होते हैं, लेकिन उसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई गलत। यहां पर आधी स्टेटमेंट स्टार्टिंग की सही थी, लेकिन आधी स्टेटमेंट बाद की गलत है। पॉइंट नंबर बी, ब्रोकरेज पेड टू रियल एस्टेट एजेंट्स ओनली ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ न्यू हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। यह स्टेटमेंट भी गलत हो गई, क्योंकि यहां पर लिखा है न्यू हाउसेज। ऐसा नहीं है। अगर हमने ब्रोकरेज पे करके मकान खरीदा है तो वो ब्रोकरेज चाहे नए मकान का हो या पुराने मकान का हो, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, इसलिए यहां पर यह स्टेटमेंट भी हो गई गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट यस और नो विद रीजन। पॉइंट नंबर ए, इन्वेस्टमेंट ऑन परचेज ऑफ शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर हमने शेयर्स परचेज किए हैं तो इससे हमारी इकोनॉमी में फिजिकल कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, और नेट कैपिटल फॉर्मेशन का संबंध फाइनेंशियल कैपिटल से नहीं होता, बल्कि फिजिकल कैपिटल से होता है। अगर फिजिकल कैपिटल बढ़ेगी इकोनॉमी में तभी वो कहलाएगा नेट कैपिटल फॉर्मेशन।
तो इन्वेस्टमेंट ऑन परचेज ऑफ शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ये बात हो गई गलत, क्योंकि शेयर्स खरीदने से फिजिकल कैपिटल नहीं बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी केवल फाइनेंशियल कैपिटल, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इन सभी को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये नेट कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट नहीं होता। पॉइंट नंबर बी, इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हमें इनकम हुई है कैपिटल गेन से, जैसे कि एसेट्स की कीमत बढ़ जाने पर प्रॉफिट होता है, तो वो कैपिटल गेन कहलाता है। यहां पर भी केवल एसेट्स की कीमत बढ़ी है, फिजिकल कैपिटल नहीं बढ़ी है, इसलिए ये भी कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट नहीं कहलाएगा। अगर हमारी इकोनॉमी में जो ऑलरेडी पहले से एसेट्स अवेलेबल हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो कि कहलाएगा कैपिटल गेन, उसे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं माना जाता। कैपिटल फॉर्मेशन केवल तभी कहलाएगा जब फिजिकल कैपिटल इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगी। पॉइंट नंबर सी, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यह बात तो सही है, वैसे हम लोग सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, लेकिन यहां पर जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो ऐसी मशीन पर किया गया है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज की है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में फिजिकल कैपिटल इंक्रीज होगी, और इसीलिए इसे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड किया जाएगा और यह नेशनल इनकम का भी पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट यस और नो विद रीजन। पॉइंट नंबर ए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन यानी कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इंक्लूड होता है। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम लोग माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो फिर तो वो नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इंक्लूड होता है, यह बात सही है। पॉइंट नंबर बी, डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड इफ जीडीपी इज एस्टिमेटेड बाय समिंग अप वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द कंट्री। यह स्टेटमेंट गलत है। अगर हमने सभी फर्म्स का, सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐड कर लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इससे डबल काउंटिंग को अवॉइड नहीं किया जाएगा। अगर डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं बल्कि वैल्यू एडिड को ऐड करना चाहिए, या फिर फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच के द्वारा केवल फाइनल प्रोडक्ट को ही लेना चाहिए। पॉइंट नंबर सी, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी कंसिडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी टू अवॉइड डबल काउंटिंग। यह बात तो बिल्कुल सही लिखी है यहां पर। अगर हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है तो हमें केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही कंसीडर करना चाहिए। अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स को भी शामिल कर लिया तो फिर वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे यस, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी कंसिडर्ड टू अवॉइड डबल काउंटिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी बिकॉज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट रिक्वायर फर्दर वैल्यू एडिशन। क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में अब हमें कोई वैल्यू एडिशन करना ही नहीं होगा, तो दीज आर आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि फाइनल गुड्स वो हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और उसके बाहर हैं, क्योंकि अब इन पर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो अगर हम लोग फाइनल गुड्स को शामिल करेंगे नेशनल इनकम में या जीडीपी में, तो इससे डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट यस और नो विद रीजन। पॉइंट नंबर ए, एक्सपेंडिचर बाय द हाउसहोल्ड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन। यह स्टेटमेंट गलत है। अगर हाउस होल्ड्स ने पैसा खर्च किया है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर, तो इससे देश में फिजिकल कैपिटल इंक्रीज होगी और ये
कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और यहां पर लिखा है नॉट टू बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। पॉइंट नंबर बी, चेंज इन स्टॉक इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। यह बात भी गलत है। अगर स्टॉक पर पैसा खर्च किया गया है तो वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में शामिल होता है। और एक्सपेंडिचर मेथड में आपको बताया भी गया है कि एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमें ऐड करना पड़ता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके अंदर ऐड करना पड़ता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है ये चेंज इन स्टॉक, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो चेंज इन स्टॉक ये कंपोनेंट है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, और यहां पर लिखा है कि नहीं है कंपोनेंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, नेट एक्सपोर्ट्स आर नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। यह बात भी गलत है, क्योंकि मैंने भी जो आपको फॉर्मूला बताया एक्सपेंडिचर मेथड का, उसमें लास्ट में एक पॉइंट और बचा था, नेट एक्सपोर्ट भी तो ऐड होता है। तो नेट एक्सपोर्ट भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट होता है, इसलिए यह स्टेटमेंट भी हो जाती है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट यस और नो विद रीजन। पॉइंट नंबर ए, इफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नॉट मेंटेन्ड, प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी वुड टेंड टू रिड्यूस। यह बात बिल्कुल सही है। अगर हमने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन नहीं किया तो आने वाले समय में प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मेंटेन करते हैं तो हम लोग असेट्स को टाइम पर रिप्लेस कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज नहीं होगी, रिड्यूस नहीं होगी। पॉइंट नंबर बी, जीडीपी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जीडीपी के केवल बढ़ने पर ही इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर नहीं होता, बल्कि जीडीपी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। अगर जीडीपी डिफरेंट सेक्शंस के पास इक्वली नहीं पहुंचा है, यानी कि देश में अमीर आदमी तो और अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, तो फिर जीडीपी के बढ़ने के बावजूद भी वो एक अच्छा इंडेक्स नहीं होगा सोशल वेलफेयर का, इसलिए यह स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। पॉइंट नंबर सी, while using expenditure method to estimate GDP, we focus only expenditures by the resident household। यह स्टेटमेंट भी गलत है कि जीडीपी के एस्टिमेशन में जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते हैं तो केवल और केवल हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर देखा जाता है। ऐसा नहीं है, हाउस होल्ड्स के साथ साथ हम लोग गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी देखते हैं, यहां तक कि फर्म्स का एक्सपेंडिचर भी देखते हैं और फॉरेनर्स का एक्सपेंडिचर भी देखते हैं कि फॉरेनर्स ने हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज पर कितना पैसा खर्च किया है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो केवल हाउस होल्ड्स का ही नहीं, इसमें गवर्नमेंट और नॉन रेजिडेंट्स का एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड होता है कि उन्होंने हमारे देश के जीडीपी पर कितना पैसा खर्च किया है, यानी कि हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज को कितना खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट yes or no with reason। Point number A, goods produced but retained for self-consumption and not sold in the market are not included in the estimation of national income। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता, लेकिन यह तो होता है, क्योंकि अगर देश में प्रोडक्शन किया गया है सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो देश में वैल्यू एडिशन तो हुआ है, अर्थात प्रोडक्शन हुआ है, इनकम भी जनरेट हुई होगी, तो इसे नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। पॉइंट नंबर बी, परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड इज टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अगर हमने मशीन खरीदी है अब्रॉड से तो यह इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं कहलाएगा, बल्कि यह भी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होगा, जो कि नेशनल इनकम में जुड़ता है। अगर एसेट खरीदा गया है
तो वो फाइनल कंजम्पशन कहलाता है, यानी कि फाइनल गुड्स। उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं कहेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन टर्म यूज किया जाता है केवल रॉ मटेरियल जब खरीदा जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, या फिर मशीन खरीदी जाती है रीसेल करने के लिए। और यहां पर हमने मशीन खरीदी है फॉरेन कंट्री से, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट कहलाएगा और इसे नेशनल इनकम में भी शामिल करेंगे। यह इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट yes और no with reason। पॉइंट नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट इज ट्रीटेड लाइक अ ट्रांसफर पेमेंट। नेशनल डेब्ट का मतलब गवर्नमेंट ने कर्जा लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे किया है, और यहां पर जो गवर्नमेंट कर्जा लेती है वो कंजम्पशन पर्पज से लेती है, जिसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट होती है। इसलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ट्रू, बिकॉज इट इज एज्यूम्ड दैट लोन्स by the government related to public debt are used for consumption purposes only. Point number B, net indirect taxes are never equal to subsidies. Net indirect taxes कभी भी subsidies के बराबर नहीं होते। यह बात भी गलत है। बहुत बार हो जाते हैं net indirect taxes subsidies के इक्वल होते हैं, और जब ऐसा होगा तो net indirect taxes 0 कहलाएंगे। तो यह स्टेटमेंट भी है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट yes और no विद रीजन। पॉइंट नंबर ए, नेशनल इनकम एक्सीड्स डोमेस्टिक इनकम ओनली व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहां पर लिखा है नेशनल इनकम एक्सीड्स डोमेस्टिक इनकम ओनली व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का तो इससे कोई संबंध होता ही नहीं है, क्योंकि नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ा जाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इससे कोई संबंध नहीं है कि डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा होगी नेशनल इनकम। हां, ज्यादा हो सकती है नेशनल इनकम तब जब NFIA पॉजिटिव हो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से इस बात का कोई संबंध नहीं है कि डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा होगी नेशनल इनकम। पॉइंट नंबर बी, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल वेलफेयर व्हाट मैटर्स इज द क्वांटम ऑफ आउटपुट। यानी कि देश में सोशल वेलफेयर हुआ है कि नहीं हुआ, ये अगर हमें मेजर करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्वांटम यानी कि क्वांटिटी देश में कितनी पैदा हुई है, रेदर देन द कंपोजिशन ऑफ आउटपुट। यानी कि इससे कोई मतलब नहीं होगा कि क्या पैदा किया गया है। यह स्टेटमेंट भी गलत है। क्वांटिटी के साथ साथ कंपोजिशन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सोशल वेलफेयर तभी कहलाएगा जब गुड्स प्रोड्यूस होंगे दोनों सेक्शंस के लिए, गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी। अगर देश में केवल और केवल ऐसे गुड्स प्रोड्यूस किए गए जिनको अमीर लोग ही यूज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस ही नहीं किया गया जो कि गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, तो इससे सोशल वेलफेयर नहीं होगा। सोशल वेलफेयर तभी कहलाएगा जब कंपोजिशन ऑफ आउटपुट भी देखा जाए। पॉइंट नंबर सी, only those goods are included in the estimation of domestic product which are sold or purchased in domestic market of a country। यानी कि अगर देश के अंदर गुड्स या सर्विसेज खरीदे और बेचे गए हैं तो वही शामिल होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि केवल देश के अंदर जो हमने गुड्स बेचे हैं वही नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट को भी इंक्लूड किया जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो हमारे देश के अंदर पैदा हुआ है लेकिन इसे बेचा गया है देश के बाहर। वैसे भी आपने देखा होगा कि एक्सपेंडिचर मेथड में नेट एक्सपोर्ट जोड़ा जाता है, यानी कि अगर देश के अंदर माल बिका है तो भी शामिल होगा, और देश के बाहर अगर हमने माल बेचा है तो भी वो GDP के अंदर शामिल किया जाता है, यानी कि वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। और अब ये क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं 2020 में आ चुका है 1 मार्क का। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट होता है। यह गलत बात है।
क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब तो कैपिटल लॉस होता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज अ पार्ट ऑफ या कंपोनेंट ऑफ कैपिटल लॉस। क्वेश्चन नंबर 104, ₹2000 नोट लाइंग इन वॉलेट ऑफ रोहिणी। अगर एक 2000 का नोट रोहिणी के वॉलेट में है, अ स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। डैश में क्या आएगा, स्टॉक या फ्लो वेरिएबल, ये हमें बताना है। अगर रोहिणी की पॉकेट में या उसके वॉलेट में 2000 रुपीज का नोट है, तो यह मेजर किया जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। दैट मीन्स यह हो जाता है स्टॉक, क्योंकि जितनी क्वांटिटी रोहिणी के वॉलेट में है इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, डिफाइन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये भी 2020 में क्वेश्चन आया था, 1 मार्क का। ऑल गुड्स विच आर यूज्ड या कंज्यूम्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अगर गुड्स को एज अ रॉ मेटीरियल खरीदा गया है दूसरे गुड्स को बनाने के लिए, या फिर फॉर रिसेल इन द सेम ईयर, या फिर गुड्स को खरीदा है बेचने के लिए, तभी वो कहलाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ये वो गुड्स हैं जिन्होंने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, अर्थात इन पर अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। एग्जाम्पल, रॉ मेटीरियल परचेज्ड फॉर यूज इन अ फैक्ट्री, या फिर मशीन परचेज्ड फॉर रीसेल। ये एग्जाम्पल्स हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन के, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स के। क्वेश्चन नंबर 106, द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू डैश। 4 ऑप्शन यहां पर गिवन है। सभी फैक्टर इनकम्स का सम डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। तो यहां पर आंसर देंगे पॉइंट नंबर ए, डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन नंबर 107, डोमेस्टिक सर्विसेज यानी कि हाउस होल्ड सर्विसेज परफॉर्म बाय अ वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यह बात तो सही है, यह इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं। और आगे क्वेश्चन में पूछा है डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। तो यहां पर आंसर लिखेंगे डिफेंडेड, यानी कि यह बात बिल्कुल सही है और हम इस बात का पक्ष ले रहे हैं। सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स आर नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज फॉर देयर सर्विसेज दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। यानी कि उनकी सर्विसेज के बदले में, जो औरतें घर में काम करती हैं उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता रिटर्न में। नॉन मार्केटेबल सर्विसेज कहलाती हैं ये, यानी कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। दैट्स वाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और यही कारण है कि इसको नेशनल इनकम में शामिल भी नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 108, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। स्टेट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। और ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट होते हैं, रेंट या फिर रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।